एमए पूर्वार्ध हेतु प्राचीन काल प्रश्न पत्र के लिए हम पद्मावती समय के कथासार के संदर्भ में जो वीडियो पिछले कालांश में हमने अधूरा छोड़ा था उसको आगे शुरू करते हैं। उससे पूर्व हम उस कथासार के परिचय के बारे में बात करते हैं जो हमने पद्मावती समय के कथासार को शुरू किया था। हमने बात की थी कि यादव वंशी राजा विजयपाल के यहाँ विजयपाल समुद्र शिखर नामक एक विशाल दुर्ग था जिसका वो राजा था। उसकी पुत्री थी पद्मावती जो बहुत आकर्षक थी, बहुत सुंदर थी तथा उसके समान इस पूरी पृथ्वी में कोई भी सुंदर नहीं था। जब वह अपने बाग बगीचों में घूम रही थी तो वहां पर उसने एक तोता देखा। तोता भी उस सुंदर राजकुमारी के होठों को कोई फल समझ पर उस पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने उस तोते को पकड़ लिया तथा अपने महल में ले जाकर सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। चूंकि तोता बहुत समझदार और विद्वान था तो वह राजकुमारी को भांत भांत प्रकार की कहानियां सुनाता था। उसी तरह वह कथाएं सुनाते सुनाते एक दिन अपने राजा पृथ्वीराज के बारे में भी रानी को यानी राजकुमार पद्मावती को उसकी विशेषताओं के बारे में बताने लगा कि उसके समान इस पूरी दुनिया में कोई भी ताकतवर शासक नहीं है, धैर्यशील शासक नहीं है तथा दानी शासक नहीं है। और इन सारे वर्णन को सुनकर राजकुमारी अत्यधिक उस राजा के प्रति यानी पृथ्वीराज चौहान के प्रति मोहित हो चुकी थी। जब वह रानी बाल्यावस्था को पार कर यौवनवती हो गई, यह देख उसके माता पिता चिंतित हो चुके थे तथा उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाकर सगाई के लिए बाहर भेजा। कुल पुरोहित घूमते घूमते शिवालिक पर्वत श्रेणी में कुमाऊं नामक दुर्ग में जहां पर कुमोद मणि नामक राजा राज्य करता था और वह उस राजा के पास पहुंचा। उस कुल गुरु ने उसके सगाई की बात पक्की कर दी और राजा भी शुभ मुहूर्त देखकर बारात लेके आ चुका था। परंतु पद्मावती मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान को चाहने लगी थी और उसने उस तोते को पृथ्वीराज के पास अपना संदेश लेकर भेजा। पृथ्वीराज उस संदेश को सुनकर अपनी पूरी सेना को दिल्ली से लेकर और समुद्र शिखर नामक दुर्ग की तरफ चल पड़ा। जिस दिन राजा कुमोदमणि अपनी बारात लेकर समुद्र शिखर पहुंचा, उसी दिन पृथ्वीराज भी वहां जा पहुंचा और उसी दिन साबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज के इस अभियान की सूचना प्राप्त हुई और इस सूचना को पाकर साबुद्दीन गौरी अपने साथ अत्यंत क्रूर एवं भयंकर लड़ाके सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर पृथ्वीराज का मार्ग रोकने के लिए चल दौड़ा। साबुद्दीन के इस आक्रमण की सूचना चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को दी। चूंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र भी था, उसका दरबारी कवि भी था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। उसकी पूरी की पूरी पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रबरदाई तथा उसके पृथ्वीराज तथा उसके द्वारा किए गए भिन्न भिन्न युद्धों के वर्णन के रूप में लिखी थी। उसने किस तरह से पद्मावती का वर्ण किया था तथा उसके बाद कैसे उसने मोहम्मद गोरी को शब्दभेदी बाणों से मारा था उसका भी वर्णन किया। चूंकि पृथ्वीराज रासो को पूरा
उसके पुत्र पाल्हड़ ने किया था। तो ये सूचना जो है साबुद्दीन के आक्रमण की वो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को दी। कुमुदमणि की बारात के आगमन का समाचार सुन समुद्र शिखर के समस्त राजकुमार बारात की अगवानी के लिए अपने अपने घरों को सजाने लगे। समस्त स्त्रियां गोखों और छज्जों पर बैठ बारात को देखने लगी। उधर पद्मावती इस दृश्य को देखकर अपने राजभवन में अत्यंत व्याकुल हो रही थी और व्यग्र होकर दिल्ली से आने वाले मार्ग की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। इसी समय सुक ने आकर उसे पृथ्वीराज के आगमन की सूचना दी। इस समाचार को सुन पद्मावती प्रसन्न हो उठी। उसने अपने मलिन वस्त्र त्याग 16 श्रृंगार किए और मोतियों से भरा स्वर्ण का थाल सजा अपनी सखियों के साथ आरती करने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थित हुई। मंदिर में जाकर उसने शंकर पार्वती की पूजा कर उनकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वहां उपस्थित पृथ्वीराज को देख उसने मोहित मुग्धा समान अपने आंचल का घूंघट कर लिया। पृथ्वीराज ने पद्मावती का हाथ पकड़ उसे घोड़े पर बैठाया और दिल्ली की ओर रवाना हो गया। पद्मावती के अपहरण का समाचार सुन समुद्र शिखर नगर में युद्ध के नगाड़े बज उठे। सारी सेना ने पृथ्वीराज का पीछा किया। तीव्र अश्वारोहियों ने आगे बढ़कर पृथ्वीराज को जा घेरा। यह देख पृथ्वीराज ने अपना घोड़ा मोड़ा और उसने योद्धा शत्रु के साथ भिड़ गई। भयंकर संग्राम हुआ, शत्रुओं की पराजय हुई और विजय प्राप्त कर चौहान नरेश दिल्ली की ओर रवाना हुआ। पृथ्वीराज के आगे बढ़ते ही शहाबुद्दीन पृथ्वीराज को पकड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर अपनी सेना सहित आगे बढ़ गया। उसने अपने घुड़सवारों के साथ पृथ्वीराज को चारों ओर से घेर लिया। भयंकर रणवाद्य बजने लगे। दोनों पक्षों के समस्त योद्धा युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। यह देख पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाली और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्ष प्राण हथेली पर रख लड़ने लगे। हार जीत का कोई निर्णय नहीं हो पाता। सारा रण क्षेत्र योद्धाओं, घोड़ों एवं हाथियों के छिन्न भिन्न अंकों से सड़ गया। यह देख